हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का टेक्स्ट बुक के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग आज बात करने वाले हैं संविधान संशोधनों के पीछे जो बहुत सारे कारक रहे हैं, यानी कि जो बहुत सारे केसेस रहे हैं। उन केसेस की इस श्रृंखला में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं वो प्रथम संविधान संशोधन से जुड़े हुए कुछ केसेस का है। और प्रथम संविधान संशोधन की नींव जिन केसेस ने रखी, उनमें से एक जो इम्पोर्टेंट मुद्दा था, अधिकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा, उन मूल अधिकारों के मुद्दे पर आज हम लोग बात करेंगे। बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे दो केसेस के बारे में, और ये केसेस पढ़ना आपके लिए पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि आपके लिए इन केसेस को जानना ज़रूरी है कि आखिर इन केसेस में क्या हुआ, क्या डिसीजन हुआ, किन चीज़ों को चैलेंज किया गया, और कैसे आज वर्तमान में हमें जो अधिकार प्राप्त हैं, जितने भी विस्तृत रूप से जो अधिकार प्राप्त हैं, मूल अधिकार प्राप्त हैं, उन मूल अधिकारों के वर्तमान स्वरूप कैसे कैसे धीरे धीरे उसका प्रादुर्भाव या इवोल्यूशन हुआ। तो बात करते हैं आज हम लोग प्रथम संविधान संशोधन से जुड़े हुए दो केसेस के बारे में, जिसमें से एक है रोमेश थापर का केस और दूसरा है चंपकम दोराय राजन का केस। अक्सर आप लोगों से प्रीलिम्स में या मेंस में या इंटरव्यू में या किसी अन्य परीक्षाओं में भी अगर आप देखते हैं तो अक्सर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यह केस कब आया और इसका क्या निर्णय, यानी कि हमारी वर्तमान राज्य व्यवस्था में इसका क्या महत्व है। इस बारे में हम लोगों के पास जानकारी सुस्पष्ट रूप से होनी चाहिए। तो इन्हीं लक्ष्यों के साथ आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं रोमेश थापर और चंपकम दोराय राजन के केस के साथ। तो रेडी हैं आप लोग आज की इस क्लास में इस उड़ान को भरने के लिए? हो जाइए बिल्कुल रेडी। यस, चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपने इस रोमेश थापर केस के बारे में। रोमेश थापर केस की जो पृष्ठभूमि है, जरा उस पृष्ठभूमि को सुनिए कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ? लागू हुआ। और 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा पूर्ण रूपेण लागू हुआ। और जैसे ही ये संविधान लागू हुआ तो बहुत सारे मूल अधिकारों के साथ अन्य व्यवस्थाएं भी हम लोगों को मिली। अब ऐसे में एक व्यक्ति थे रोमेश थापर जी, जो बॉम्बे में रहते थे और बॉम्बे में रहकर वो अपने एक साप्ताहिक पत्रिका को वो निकालते थे, जिस पत्रिका का नाम था क्रॉस रोड्स। ये क्रॉस रोड क्या करती थी? सरकार की विभिन्न नीतियों या योजनाओं का एक आलोचनात्मक मूल्यांकन करती थी। उन नीतियों के औचित्य और उनके प्रभाव का आकलन करती थी। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर हम हैं तो हम देखते हैं कि हमें सरकार से अपनी असहमति प्रकट करने का पूर्ण अधिकार है, और ये अधिकार हमें संविधान के द्वारा दिया गया। अब ये रोमेश थापर जी रहते थे बॉम्बे में और एक संपादक थे, प्रकाशक थे और मुद्रक भी थे, और क्रॉस रोड्स नाम से ये अपनी साप्ताहिक पत्रिका को बॉम्बे में इंग्लिश मीडियम में, केवल इंग्लिश मीडियम में छापते थे। और इसकी प्रतियां देश के अन्य भागों में भी जाती थी, जहां जहां तक उनका, चूंकि देश के अन्य भागों तक उनका प्रसार इसलिए होता था कि अगर इन विचारों को वो समझकर जानकर अपने तक ही रखें तो विचारों की अभिव्यक्ति की कोई स्वतंत्रता हमारे पास नहीं। विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी आर्टिकल 19(1)(a) का प्रयोग तभी है जब हम अपने विचारों को देश के अन्य भागों तक भी पहुंचा पाए। अब चूंकि ये सरकार की विभिन्न नीतियों की आलोचना करते थे तो मद्रास राज्य को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मद्रास राज्य ने अपना एक ऑर्डर निकाला, बिल्कुल
मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट के अंतर्गत 1949 के इस कानून के अंतर्गत उन्होंने अपना एक एक्ट निकाला, एक आदेश निकाला, आदेश जिसकी संख्या थी 9(1), वो आदेश निकाला और कहा कि आपके समाचार पत्र का सर्कुलेशन मद्रास में रोक दिया जाता है। अब उन्होंने, सरकार ने इनके इस समाचार पत्र का सर्कुलेशन रोक दिया और कहा कि आप यहाँ पर इसको नहीं आने की इजाजत हम लोग इसको नहीं दे सकते हैं। क्यों? आधार क्या उन्होंने बनाया? उन्होंने आधार बनाया कि आपके इस पत्र के कारण सार्वजनिक सुरक्षा तथा लोक व्यवस्था के निर्माण में बाधा आती है। क्या आधार बनाया उन्होंने? उन्होंने आधार बनाया कि सार्वजनिक सुरक्षा तथा लोक व्यवस्था के निर्माण में बाधा आ रही है। अब आखिर ऐसी कैसी कमाल की बात है कि एक व्यक्ति के विचारों से सार्वजनिक व्यवस्था ही भंग हो जा रही है और लोक व्यवस्था ही ध्वस्त हो जा रही है, उसके लिए खतरा उत्पन्न हो जा रहा है। जब उन्होंने, मद्रास सरकार ने इस कानून के अंतर्गत ये आदेश पारित किया, गवर्नमेंट ऑर्डर पारित किया कि आपके इसको हम रोक देते हैं, तो रोमेश थापर जी सीधा पहुंचे सर्वोच्च न्यायालय। उन्होंने हाईकोर्ट में भी अपनी अपील दायर नहीं की इसके खिलाफ और सीधा पहुंचे सर्वोच्च न्यायालय। अब देखते हैं कि इस मुद्दे पर, इस केस में क्या क्या कानूनी अड़चने आई। पहली बात यह है कि रोमेश थापर जी ने जो राहत की उम्मीद की, वो राहत उन्होंने मांगी आर्टिकल 32 के तहत मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सीधे व्यक्ति को अधिकार है कि वो सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। तो उन्होंने सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाना ही उचित समझा और सर्वोच्च न्यायालय चले गए। और जब वो आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय गए, तो आर्टिकल 32 के तहत जब वो सर्वोच्च न्यायालय गए तो वहां पर मद्रास सरकार ने एक ऑब्जेक्शन किया, एक आपत्ति दर्ज की और उन्होंने कहा कि रोमेश थापर जी का सीधे सर्वोच्च न्यायालय आना भी उचित नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 226 के तहत वो हाई कोर्ट की तरफ, मद्रास हाई कोर्ट की तरफ भी रुख कर सकते थे। तो एक बात तो मद्रास सरकार ने उनकी ये काटी कि आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय क्यों चले गए, आपको सबसे पहले जाना चाहिए था हाई कोर्ट में। क्या आपका हाई कोर्ट में कोई विश्वास नहीं है? और अगर आपका हाई कोर्ट में कोई विश्वास नहीं है तो इसका मतलब कि आप राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता के विरुद्ध कोई ना कोई काम कर रहे हैं। आपकी जो भावना है, आपके जो विचार हैं, वो राष्ट्र की एकता एवं अखंडता एवं राष्ट्र विरोधी है। दूसरी बात कि जिस आरोप के लिए रोमेश भंडारी गए, वो था उनकी आर्टिकल 19(1)(a) से संबंधित, जिसमें प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। इस केस में रोमेश भंडारी जी ने केस दायर किया था और मद्रास सरकार इसकी रेस्पोंडेंट थी। अब रोमेश भंडारी जी के पत्रिका पर जब सर्कुलेशन पर जब रोक लग गई तो उन्होंने न्यायालय का दरवाजा यह कहते हुए खटखटाया कि मेरे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार को चोट पहुंची है और ये गलत है। उन्होंने कहा कि मद्रास सरकार ने जो ये आदेश दिया है, ये आदेश मेरे मूल अधिकार के हनन करता है और इस हनन करने के कारण उन्होंने इसको क्या किया, चैलेंज किया। जब उन्होंने इसको चैलेंज किया तो सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई करते हुए दो तीन चीजों पर इसकी सुनवाई हुई। पहली बात इसमें जो आरोप लग रहे थे वो ये लग रहे थे कि मद्रास सरकार ने कहा, मद्रास सरकार का कहना था, पहली बात ये कि
हालांकि आपको आर्टिकल 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है, तो मुझे भी आर्टिकल 19(2) के तहत आपके इस अधिकार पर युक्त निर्बंधन का अधिकार है। और निर्बंधन के इन अधिकारों पर राष्ट्रीय सुरक्षा, लोक सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था के आधार पर हमने आपकी इस पत्रिका पर क्या किया? रोक लगाई। दूसरा, उन्होंने कहा कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए? आपको सबसे पहले जाना चाहिए था हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत, और वहां जाकर आपको ये बात कहनी चाहिए था। जब वहां के निर्णय से आप असहमत होते तो आप हाई कोर्ट जाते। तो इससे ये प्रदर्शित होता है, हालांकि इसका डायरेक्ट लेना देना नहीं है, लेकिन इससे ये प्रदर्शित होता है कि आपके जो विचार हैं, जो आपकी विचारधारा है, वो राज्य सरकार को उखाड़ फेंकने की है, राज्य सरकार में कोई विश्वास ना करने की है। इसीलिए अपने राज्य के भीतर इस कानून को चुनौती देना नहीं उचित समझा और आप सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जब ये केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि ये बात ठीक है कि आर्टिकल 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको प्राप्त है। पहली बात, इसको इन्होंने कंफर्म किया। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये जो राज्य सरकार का निर्णय गलत है। क्यों गलत है? राज्य सरकार का निर्णय इसलिए गलत है कि ठीक है कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त निर्बंधन लगाने का अधिकार है, और उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए आपने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और लोक व्यवस्था के उल्लंघन के रूप में आदेश दिया, सर्कुलेशन को रोक दिया। लेकिन आप मुझे बताइए कि लोकतंत्र में असहमति को प्रकट करने का भी तो लोगों का अधिकार है, और आप ये बताइए कि इस व्यक्ति ने जो कुछ भी लिखा है, इससे राष्ट्र की सुरक्षा और लोक व्यवस्था कैसे प्रश्नगत होती है, कैसे छूटती है, इसको आप बताइए। राज्य सरकार हालांकि इस बात का कोई जवाब नहीं दे सकी कि आखिर कैसे इनके विचारों से लोक व्यवस्था भंग होती है या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचता है। कोर्ट ने इस बात को बड़ा स्पेसिफाई करके उनको बताया कि आपके पास ये जो अधिकार है, इन अधिकारों का आप प्रयोग करें, लेकिन उन अधिकारों के प्रयोग में राज्य सरकार को अपने अधिकारों के प्रयोग में इस बात का भी विभेद करना होगा कि क्या किसी व्यक्ति के द्वारा लिखे गए कुछ अंश जिनमें सरकार से असहमति दर्ज की गई हो, क्या आप उन्हें राष्ट्र विरोधी मानते हैं? क्या इनसे वास्तव में लोक व्यवस्था भंग होती है? और चूंकि रोमेश थापर जी के इन विचारों से ना तो राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा होता है, ना ही लोक व्यवस्था को कोई खतरा उत्पन्न होता है, अतः आपका जो ये निर्णय है, ये निर्णय आर्टिकल 13(1) के अंतर्गत क्या है? अवैध है। इस पर्टिकुलर केस ने किया क्या? इस पर्टिकुलर केस ने वास्तव में प्रेस की स्वतंत्रता की नींव डाली। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारे संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत निहित है। इसके लिए कोई अलग से प्रावधान या अनुच्छेद नहीं है। तो ये जो आर्टिकल है, यही आर्टिकल स्रोत बना न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, बल्कि प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी है। यही जो केस है, यही जो प्रावधान है, यही प्रेस की स्वतंत्रता का भी एक आधार बना। और इस आधार पर
इसने एक आधार तैयार किया जिसके लिए क्या करना पड़ा, एक संविधान का प्रथम संविधान संशोधन करना पड़ा। और इस निर्णय के जवाब में, इस निर्णय के परिणाम के रूप में क्या करना पड़ा कि सरकार ने एक संशोधन किया, प्रथम संशोधन। इस निर्णय का पहला प्रभाव तो ये रहा कि प्रेस की स्वतंत्रता आई। दूसरा कि सरकार को अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा यह निर्धारित करने में कि किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत कृत्यों से या विचारों से क्या वास्तव में राष्ट्र की सुरक्षा या लोक व्यवस्था वास्तव में खतरे में आती है। क्या वास्तव में खतरे में है। और इसी केस का इस्तेमाल, इसी केस को बार बार हमारे यहाँ पर बहुत सारे केसेस को निपटाने के लिए इसी निर्णय का इस्तेमाल किया गया। और सबसे लेटेस्ट था श्रेया सिंघल का केस, जिस केस के अंतर्गत आईटी एक्ट की आर्टिकल 66A को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, निरस्त किया था। तो ये बात भी हम लोगों को समझनी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आखिर इस केस का और क्या परिणाम हुआ। पहला तो ये कि प्रेस की स्वतंत्रता आई। दूसरा कि सरकार से ये अपेक्षा की जाती है कि व्यक्ति के कृत्यों या विचारों का वो प्रभाव का आकलन करे कि क्या वास्तव में उसके कृत्यों से, उसके वचनों से, उसके विचारों से राष्ट्र की सुरक्षा या लोक व्यवस्था वास्तव में खतरे में आती है। और इसी केस के निर्णय का इस्तेमाल करते हुए जुडिशरी ने श्रेया सिंघल केस में आईटी एक्ट की धारा 66A को निरस्त किया और नागरिक अधिकारों को और विस्तृत किया। नागरिक अधिकार क्या हुए, विस्तृत हुए। इसके जवाब में सरकार ने संसद ने एक संविधान संशोधन किया और संविधान संशोधन करके इस बात को इंस्टेट किया कि संविधान पूर्व जितने भी कानून थे उन कानूनों को केवल इसलिए अवैध न माना जाए कि वे संविधान के किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करते हैं। यानी कि हमारे इसमें जोड़ा गया दो चीजों को हमारे यहाँ पर जोड़ा गया और ये कहा गया कि किसी भी कानून का उल्लंघन, अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन कोई कानून कर रहा है तो आवश्यक नहीं है कि हम हर उस कानून को अवैध मान लें, बल्कि उसके लिए भी कुछ सीमाएं आरोपित की गई, कुछ चीजों को वहां पर जोड़ा गया, कुछ संविधान के संशोधन प्रावधानों को संशोधित करके सरकार के पक्ष में उनको मोड़ा गया। तो पहला केस तो ये था जिसने प्रथम संविधान संशोधन की नींव डाली। 26 जनवरी 1950 को लागू संविधान 1 मार्च 1950 के इस मद्रास सरकार के आदेश के द्वारा एक विवाद का जन्म हुआ और इस विवाद ने तत्काल रूप से प्रथम संविधान संशोधन की नींव डाली। अब इसी रेस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं एक दूसरे केस के बारे में, जो है चंपकम दोरायराजन का केस। ये चंपकम दोरायराजन का केस पहला वो केस है जिसके अंतर्गत आरक्षण की व्यवस्था प्रश्नगत हुई, उस पर उंगलियां उठाई गई। वास्तव में केस क्या था, मुख्य विवाद तो इस बात पर था
कि 1927 में मद्रास सरकार ने एक आदेश निकाला था और 1927 का जो ये आदेश था ये एक प्रकार का सांप्रदायिक आदेश था। सांप्रदायिक आदेश क्या था कि वहाँ की मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कॉलेजों की जो सीटें थी उन सीटों के आरक्षण से संबंधित ये विवाद था। 1927 के इस आदेश के द्वारा कुछ लोगों को वहां पर आरक्षण दिया गया था और कहा गया था कि प्रत्येक 14 में से 6 सीटें गैर ब्राह्मणों के लिए यहाँ पर आरक्षित होंगी और इन 14 सीटों में से 2 सीटें पिछड़े वर्ग के हिंदुओं के लिए आरक्षित होंगी। पिछड़े वर्ग के हिंदुओं के लिए आरक्षित होंगी। 2 सीटें ब्राह्मणों के लिए आरक्षित होंगी और 2 सीटें वहां पर हरिजनों के लिए आरक्षित होंगी। तथा 1 सीट मुस्लिम्स के लिए, किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट के लिए 1 सीट और 1 सीट वहां पर एंग्लो इंडियन के लिए, आंग्ल भारतीय के लिए। इस प्रकार से कुल मिला के ये 14 सीटें होंगी। 6 जिनमें से गैर ब्राह्मणों के लिए, 2 पिछड़े वर्गों के लिए, 2 ब्राह्मणों के लिए, 2 हरिजनों के लिए, 1 मुस्लिम्स के लिए और 1 आंग्ल भारतीय, प्रत्येक 14 में से। और उस समय की स्थिति को अगर हम देखें तो वहां पर केवल 4 मेडिकल कॉलेज थे और कुछ शायद 4 इंजीनियरिंग कॉलेज थे और इनमें सीटें थी लगभग 330 और इनमें थी लगभग 395। इसके अलावा भी कुछ सीटों का आरक्षण वहां पर लगभग 29 सीटों, 12 सीटें जिसमें राज्य के लिए थी कि राज्य जिनको मना है उनको दे देगा और कुछ सीटें वहां पर आरक्षित की गई थी उनके लिए जो अलग अलग आधारों पर। तो कुल मिला के जितनी सीटें बची वो सीटें बची कम। अब चंपकम दोराय राजन जी ने मेडिकल स्टूडेंट थी और इन्होंने क्या किया, एडमिशन के लिए अप्लाई किया। इनको एडमिशन तो मिलता लेकिन इस आरक्षण व्यवस्था के कारण इनको एडमिशन नहीं मिल पाया। अब ये आरक्षण व्यवस्था, ध्यान देने की बात है कि उस समय आरक्षण के विशिष्ट प्रावधान हमारे संविधान में नहीं थे, जैसा आज हमें दिखाई देता है वैसे नहीं थे। चंपकम दोराय राजन जी तुरंत पहुंच गई कोर्ट में, मद्रास हाई कोर्ट में, और मद्रास हाई कोर्ट ने चंपकम दोराय राजन के पक्ष में फैसला दिया। फिर ये फैसला पहुंचा, राज्य सरकार इस फैसले को लेकर पहुंची कहां, सुप्रीम कोर्ट, अपील दायर की। अब जब अपील दायर की तो देखिए कि इनमें किन किन चीजों को प्रश्नगत किया गया और क्या क्या व्यवस्था की गई। चंपकम दोराय राजन जी ने कहा कि आप एक परमादेश दीजिए, परमादेश की मांग की। किन आधारों पर परमादेश की मांग की? उन्होंने कहा कि मेरा अनुच्छेद 15(1) के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार मेरा बाधित हुआ है, जिसमें कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो पहली बात यह है कि मेरा समानता प्राप्त करने का जो अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार है, ये मेरा बाधित हुआ। दूसरा, उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 29(2) में ये कहा गया है कि राज्य द्वारा स्थापित या सहायता प्राप्त किसी भी संस्था में
किसी व्यक्ति को केवल उसके भाषा, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो यहाँ पर रोक दिया गया है, मुझे तो यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया गया क्योंकि मैं एक ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मणों के लिए जो सीटें आरक्षित थी वो किसी को मिल गई हैं। ये आरक्षण की वजह से मेरा समानता प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 15(1) भी प्रश्नगत होता है और अनुच्छेद 29(2) जिसमें राज्य कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी भाषा, धर्म, संस्कृति इत्यादि के आधार पर राज्य द्वारा स्थापित या सहायता प्राप्त संस्था में प्रवेश देने से रोका नहीं जाएगा और मुझे रोक दिया गया तो मेरा मूल अधिकार हो गया बाधित। आप दीजिए एक परमादेश और मद्रास सरकार को ये कहिए कि वो मुझे एडमिशन दे। जब ये बात पहुंची सुप्रीम कोर्ट तो राज्य सरकार ने अपनी ओर से अनुच्छेद 46 राज्य सरकार ने अनुच्छेद 46 का हवाला दिया और कहा कि अनुच्छेद 46 ये कहता है कि राज्य को यह अधिकार है, राज्य का यह कर्तव्य है कि वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उत्थान के लिए विशेष उपबंध करने का प्रयास करेगा और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इसको करने का प्रयास करूं और मैंने ऐसा प्रयास किया और मैंने सीटों का आरक्षण 1927 के उस सांप्रदायिक आदेश के द्वारा सीटों का आरक्षण इसीलिए किया गया है ताकि अनुसूचित जाति, जनजाति या फिर कोई पिछड़े वर्ग के लोग हैं तो इन लोगों को भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मौका मिल सके। तो मैंने तो अनुच्छेद 46 का पालन किया और अनुच्छेद 46 का पालन करने की ड्यूटी दी गई है अनुच्छेद 37 में, जहां कहा गया है कि ये नीति निदेशक तत्व राज्य की नीति निर्माण के क्या है, आधार है और राज्य इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तो इससे मुझे शक्ति मिली कि मैं इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। कौन से लक्ष्य? जो अनुच्छेद 46 में है। अनुच्छेद 46 में क्या है? SC, ST या OBC वर्ग के लिए विशेष प्रावधान करने की बात की गई है। हालांकि जब ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने भी और इसके पहले मद्रास का जो हाई कोर्ट था उसने भी, दोनों ने ही दोरायराजन के पक्ष में फैसला दिया। दोरायराजन के पक्ष में फैसला दिया और कहा कि यह बात ठीक है कि आपको अनुच्छेद 46 में एक लक्ष्य दिया गया है, एक उद्देश्य दिया गया है और अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि राज्य को इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना है। लेकिन याद रखिए कि ये जो अनुच्छेद 46 और अनुच्छेद 37 है, ये किसका पार्ट है? ये है DPSP का पार्ट है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का पार्ट है। और नीति निदेशक सिद्धांत कैसे हैं? गैर न्यायिक प्रकृति के हैं। यानी कि इनको न्यायालय के आदेश के द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। और मूल अधिकार कैसे हैं? ये जो आपने अनुच्छेद 15(1) तथा अनुच्छेद 29(2) का उल्लंघन किया है, ये मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट का भाग है और ये कैसे हैं? प्रवर्तनीय है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। आपने, राज्य सरकार ने इस बात को, आरक्षण को लागू करके गलत किया क्योंकि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का आपने उल्लंघन किया, वो भी ऐसी चीज के लिए जो कि कैसी है? गैर न्यायिक प्रकृति की है। तो आपको चंपकन दोरायराजन को एडमिशन देना पड़ेगा और इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आपका जो ये आदेश है, आपका जो ये फैसला है, ये व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन है। इससे सिद्ध ये हो गया, इसका इंपॉर्टेंस इस केस का ये है कि इससे ये सिद्ध हुआ कि फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार
डीपीएसपी से श्रेष्ठ है, उनसे ऊपर है। फंडामेंटल राइट अनुल्लंघनीय है। और यहीं से एक विवाद को जन्म मिला कि आखिर आर्टिकल 39 बी और सी का जो विवाद है किसके रेस्पेक्ट में, अनुच्छेद 14, 19 और पूर्ववर्ती 31, इनके विवाद का जन्म हुआ। तो यहां से यह साबित हुआ कि मूल अधिकार अनुल्लंघनीय है और इनका उल्लंघन डीपीएसपी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। सरकार ने उस समय तो इस बात को मान लिया, लेकिन इसी निर्णय ने, इसी केस ने एक नींव डाली और वो नींव डाली प्रथम संविधान संशोधन की। ये पहला वो केस है जिसने आरक्षण की व्यवस्था को या आरक्षण के प्रावधानों को न्यायालय में प्रश्नगत किया। और इसके बाद इसके परिणाम के रूप में अगर हम लोग देखें तो इसके परिणाम के रूप में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा कुछ चीजों को ऐड किया गया, जिनमें अनुच्छेद 15(4) लिखा हुआ था। और इस अनुच्छेद 15(4) में 15(4) में ये लिखा गया कि मूल अधिकारों की कोई भी बात एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग के लिए विशेष प्रावधान करने से उसको निवारित नहीं करेगी, नहीं रोकेगी। न केवल ये केस वर्तमान आरक्षण व्यवस्था का एक आधार बना, बल्कि इस केस के कारण आने वाले बहुत सारे लोगों को आरक्षण का लाभ भी मिलना भी सुनिश्चित हुआ। इस केस ने वर्तमान व्यवस्था की नींव कहा जाता है इसको, और वर्तमान इस व्यवस्था का, आरक्षण की इस व्यवस्था का नींव यही केस साबित हुआ, क्योंकि इसके द्वारा, इसके बाद जो संसद द्वारा परिवर्तन किए गए संविधान में, संशोधन किए गए संविधान में अनुच्छेद 15(4) को जोड़ा गया और उस 15(4) ने सरकार को, संसद को यह अधिकार दिया कि संसद एससी, एसटी तथा ओबीसी वर्ग के लिए विशेष प्रबंध कर सकती है। और आज ये हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद आर्टिकल 15(4) में। तो ये वो केस है जिसने सरकार की नीतियों को सुस्पष्ट करने, आरक्षण के प्रावधानों के लिए विशेष उपबंध करने और इन्हें न्यायोचित ठहराने का काम किया। आज के इस किस्सा गोई में बात यहीं तक। फिर मिलेंगे हम लोग नए केस के साथ, नई चीज़ों के साथ। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ अपने कमेंट्स देना ना भूलिए। धन्यवाद।